सोचिए जरा, एक प्राइवेट कंपनी सिर्फ व्यापार करने आती है और देखते ही देखते दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक पर कब्जा कर लेती है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है, और आज हम इसी अविश्वसनीय दास्तां को परत दर परत खोलेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत को जीत लिया। तो चलिए सबसे पहले उस जमाने की बात करते हैं। देखिए, उस जमाने की भारत कोई मामूली मुल्क नहीं था, ये तो दुनिया का एक इकोनॉमिक पावर हाउस था। सदियों से यहाँ का कपास, रेशम, मसाले, कीमती पत्थर, पूरी दुनिया में इनकी धूम थी। हर कोई भारत के साथ व्यापार करना चाहता था। तो फिर सवाल ये उठता है कि लंदन में बैठे कुछ व्यापारियों की एक कंपनी जो सिर्फ एक ट्रेडर के तौर पर आई थी, वो आखिर इन सब पर राज कैसे करने लगी? ये एक बहुत बड़ी पहेली है और चलिए आज इसे सुलझाते हैं। तो इस कहानी की जड़ें उस दौर में हैं जब भारत में मुगल साम्राज्य की पकड़ ढीली पड़ रही थी। एक तरह का पावर वैक्यूम बन रहा था, और इस मौके का फायदा उठाने के लिए यूरोप की कई बड़ी ताकतें भारत के बेशुमार धन की इस दौड़ में कूद पड़ीं। हाँ, और अक्सर लोग सोचते हैं कि इस दौड़ में सिर्फ अंग्रेज थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। असल में तो पुर्तगाली, डच, डेनिश और फ्रांसीसी ये सब के सब मैदान में थे। मतलब ये कोई सीधी लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक मल्टीप्लेयर गेम चल रहा था। और ये सब कोई एक साथ नहीं आए। लगभग 150 साल के दौरान एक एक करके ये कंपनियां भारत पहुंची। सबने अपने अपने ट्रेडिंग पोस्ट बनाए, अपनी अपनी कोठियां बनाई, और इससे हुआ ये कि भारत के पूरे कोस्ट लाइन पर इन सब के बीच एक तगड़ा कंपटीशन शुरू हो गया। एक जाल सा बिछ गया था। अब देखिए, इस भीड़ भरी रेस में धीरे धीरे बाकी सब पीछे छूटने लगे और दो सबसे बड़े खिलाड़ी सामने आ गए, ब्रिटेन और फ्रांस। अब भारत पर कब्जे की लड़ाई इन दो सुपर पावर्स के बीच एक सीधी जंग बन चुकी थी। इन दोनों की ये जबरदस्त टक्कर हुई दक्षिण भारत में। यहां एक के बाद एक 3 बड़े युद्ध हुए, जिन्हें इतिहास में कर्नाटक युद्धों के नाम से जाना जाता है। और जब ये युद्ध खत्म हुए तो नतीजा साफ था। फ्रांस की सारी उम्मीदें, सारे सपने सब मिट्टी में मिल गए थे। वो इस रेस से लगभग बाहर हो चुके थे। तो सवाल है, अंग्रेज जीते क्यों? इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी दोनों कंपनियों के काम करने का तरीका। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट वेंचर थी, मतलब अपने फैसले खुद और तेजी से ले सकती थी। वहीं दूसरी तरफ फ्रांसीसी कंपनी तो सीधे सीधे सरकार के कंट्रोल में थी, तो जाहिर है वो काफी धीमी थी और उसमें लचीलापन भी कम था। और हां, 2 चीजें और थी जिन्होंने अंग्रेजों को अजेय बना दिया। एक उनकी नेवी, उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी, और दूसरा पैसा। उनके पास अपनी लड़ाइयों को फंड करने के लिए जबरदस्त फाइनेंसिंग थी। समुद्र पर कब्जा और जेब में पैसा, बस यही जीत का फॉर्मूला साबित हुआ। तो अब जब सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर यानी फ्रांस रास्ते से हट गया, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना गेम ही बदल दिया। अब उनका इरादा सिर्फ व्यापार करना नहीं था, उनका असली मकसद सामने आने लगा था। उन्होंने अपनी नजरें गड़ाईं भारत के सबसे अमीर सूबे बंगाल पर, और यहीं से शुरू हुई व्यापारी से शासक बनने की कहानी। और ये सुनकर हैरानी होगी कि जिस शहर को आगे चलकर पूरे ब्रिटिश इंडिया की राजधानी बनना था, यानी कलकत्ता, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? कंपनी ने सिर्फ 1200 रुपए सालाना देकर 3 गांवों की जमींदारी हासिल की थी। सोचिए, बस 1200 रुपए। इससे अंदाजा लगता है कि शुरुआत में वो कितने छोटे खिलाड़ी थे। और फिर आया 1757 का वो साल, जो एक टर्निंग पॉइंट था, प्लासी की लड़ाई। सच कहें तो ये लड़ाई कम और एक सोची समझी साजिश ज्यादा थी। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के ही खास लोगों को खरीद लिया था, और इस जीत के बाद बंगाल का पूरा खजाना कंपनी के हाथों में आ गया। लेकिन अगर किसी को लगता था कि प्लासी की जीत सिर्फ धोखे का नतीजा थी, तो बक्सर की लड़ाई ने सारे शक दूर कर दिए। ये एक असली सैन्य जीत थी, एक जबरदस्त जीत। यहां कंपनी की छोटी सी सेना ने मुगल बादशाह, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब तीनों की मिलीजुली फौजों को हरा दिया। इसके बाद तो भारत में कंपनी की धाक जम गई। इसके बाद कंपनी ने एक और बड़ा ही चालाकी भरा सिस्टम शुरू किया, जिसे कहते हैं डुअल गवर्नमेंट या द्वैध शासन। इसका मतलब क्या था? मतलब सीधा था, पैसा वसूलने का काम यानी दीवानी, और सेना पर कंट्रोल यानी निजामत, ये दोनों कंपनी के पास। और राजकाज की बाकी सारी सिरदर्दी वो नवाब के माथे पर। मतलब पावर सारी कंपनी की और जिम्मेदारी नवाब। अब बंगाल हाथ में आ चुका था, और यहां से कंपनी की भूख और भी बढ़ गई। उन्होंने बंगाल को अपना लॉन्च पैड बनाया और वहां से एक एक करके भारत के बाकी राज्यों को जीतने का एक सिस्टमैटिक प्लान शुरू कर दिया। उनका पहला टारगेट बना
दक्षिण का ताकतवर मैसूर राज्य, मैसूर के शासक हैदर अली और फिर उनके बेटे महान टीपू सुल्तान, दोनों ने कंपनी को कड़ी टक्कर दी। लगभग 30 सालों तक 4 भयंकर युद्ध चले और आखिरकार 1799 में टीपू सुल्तान अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए शहीद हो गए और मैसूर भी कंपनी के हाथ चला गया। और ऐसा नहीं था कि कंपनी सिर्फ एक मोर्चे पर लड़ रही थी। मैसूर के साथ साथ वो मध्य और पश्चिम भारत की सबसे बड़ी ताकत मराठों से भी लोहा ले रहे थे। मराठों के साथ भी 3 लंबे और मुश्किल युद्ध हुए और आखिर में कंपनी ने मराठा साम्राज्य को भी तोड़ दिया। अब उनके रास्ते में कोई बड़ी भारतीय शक्ति नहीं बची थी। तो अब हम इस कहानी के आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं। भारत का ज्यादातर हिस्सा अब कंपनी के कब्जे में था। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने नक्शे पर बची खुची जगहों को कैसे भरा और अपनी पकड़ को हमेशा के लिए कैसे मजबूत किया। अब बस कुछ आखिरी हिस्से बाकी थे। 1843 में उन्होंने सिंध पर कब्जा किया और फिर 2 खूनी लड़ाइयों के बाद 1849 में महाराजा रणजीत सिंह के शक्तिशाली सिख साम्राज्य यानी पंजाब को भी जीत लिया। और इसके साथ ही ये पहेली पूरी हो गई। लगभग पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप अब एक व्यापारिक कंपनी के कदमों में था। तो अगर हम एक बार फिर से देखें कि कंपनी आखिर जीती क्यों, तो इसका कोई एक जवाब नहीं है। ये कई चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन था। उनकी आर्मी ज़्यादा डिसिप्लिन थी, टेक्नोलॉजी बेहतर थी, उनकी नेवी का कोई मुकाबला नहीं था, ब्रिटेन से उन्हें लगातार पैसा और पॉलिटिकल सपोर्ट मिलता रहा, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने भारतीय राजाओं की आपसी दुश्मनी का बड़ी होशियारी से फायदा उठाया। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, ये किसी देश की दूसरे देश पर जीत नहीं थी, ये एक कॉरपोरेशन की एक देश पर जीत थी। तो सवाल यह है कि जब कोई साम्राज्य मुनाफे के लिए बनाया जाता है तो उसकी विरासत क्या होती है, उसकी लेगेसी क्या होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में आज भी सोचना बहुत जरूरी है।